हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं योगेश कुमार, यहाँ पे जेआरएफ अड्डा पे ज्योग्राफी का एजुकेटर। मैं आपका पेपर 2 ज्योग्राफी यहाँ पे देखता हूं और पेपर फर्स्ट का पीडी और एचई का पोर्शन यहाँ पे देखता हूं। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आज होने जा रहा है, वो इसलिए कि आप देख सकते हैं कि 28 अगस्त को अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यहाँ पे पेपर होने जा रहा है 28 अगस्त को। लगभग उस 28 के जैसा कि अपन देख सकते हैं, आज रक्षाबंधन का दिन है और यहाँ पे 19 अगस्त है। यहां से अपन देखें तो यहाँ पे लगभग आपके 7 to 8 डेज यहाँ पे रिमेनिंग है। लगभग 7 दिन का मैं मोटा मोटा मान के अगर अपन चलें तो 28 अगस्त का वो एग्जाम है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए आया हूं 7 पॉइंट स्ट्रेटजी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी जो 7 दिन बच गए हैं उसको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए ताकि अपना कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहे और कुछ जो पार्ट्स अपने रिवीजन के हैं वो भी अच्छे से हो जाएं। तो उन्हीं सब बातों पर अपन यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं 7 डेज की यहाँ पे 7 पॉइंट स्ट्रेटजी के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट्स के साथ में। ध्यान से देखें, पहला पॉइंट यहां पे मैंने लिया है कि नाउ नो न्यू टॉपिक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस टाइम एट प्रेजेंट में, आज का अगर अपन दिन देखें 19 अगस्त से 28 को अपना पेपर है, एग्जाम है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो अभी अपने को यहां पे कोई न्यू टॉपिक्स नहीं लेने। क्यों नहीं लेने, आप पूछेंगे सर क्यों नहीं लेने न्यू टॉपिक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि नए टॉपिक्स आप लेंगे तो उनको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, उनको समझने में टाइम लगता है, कई बार वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो अपने को फ्रस्ट्रेशन भी आने लगता है, नेगेटिव फीलिंग आने लगती है कि ये टॉपिक तो मेरा छूटा हुआ है, ये टॉपिक तो मुझे आता नहीं है। आप सीधी सी बात यह है कि नए टॉपिक्स उठाने से आपका टाइम वेस्ट भी होता है और आपको स्ट्रेस आने लगता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि न्यू टॉपिक्स अभी यहां पे लेने की नीड नहीं है। तो फिर क्या करें? अगर न्यू टॉपिक नहीं लेने अभी के लिए तो क्या करें? मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, आज से ऑनवर्ड, मतलब 28 अगस्त तक। तो फिर क्या करना चाहिए? सेकंड टॉपिक यहां पे है जो आपने यहां पे पढ़ लिया है। ठीक है, देखो जो नेट जीआरएफ का एग्जाम है, मास्टर्स भी यहाँ पे 2 साल में होती है, 4 सेमेस्टर में होती है। कोई भी सब्जेक्ट हो बड़ा वास्ट रहता है, उसको आप 7 डेज में या फिर 10 डेज में कवर करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है मास्टर्स में, माना कि आपने एमए या फिर एमएससी में जो कवर कर लिया है उसके नोट्स होंगे, आपने खुद के सेल्फ नोट्स यहाँ पे बना रखे होंगे, सेल्फ नोट्स आपने यहां पे बनाए होंगे, या फिर बहुत स्मार्ट तरीके से आपने शॉर्ट नोट्स यहां पे बना लिए होंगे, तो उनको यहां पे कवर करना है। शॉर्ट नोट्स आपके यहां पे कवर करना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरी टॉपिक, जो टॉपिक और जो यूनिट है, उन सभी यूनिट्स के आपने नोट्स या तो बना रखे होंगे खुद के नोट्स, या फिर कुछ अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए शॉर्ट नोट्स, मतलब एक टॉपिक आधा पेज में, पूरा का पूरा एक यूनिट है 10 टू, मैं अक्सर ऐसा करता हूं कि एक यूनिट होती है उस टाइम पे भी और अभी भी पढ़ने का एक तरीका है। एक यूनिट में मान लो कि 10 टॉपिक हैं, ठीक है, तो उस यूनिट की लगभग मैंने 5 पेजेस में पूरी यूनिट को कवर कर लिया। अब एक एक लाइन लिखेंगे तो कवर करना मुश्किल है, लेकिन उसको बहुत शॉर्ट्स में, वहां पे फैक्चुअल चीजें हैं उनको कवर कर लिया, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको डायग्राम के थ्रू कवर कर लिया। तो आपने ये चीजें कवर कर रखी हैं। अगर नहीं कर रखी हैं तो कैसे करनी है वो, अगर अपन जब टाइम रहेगा कभी मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे, लेकिन अभी के लिए आपके खुद के जो नोट्स हैं उनको ही रिवाइज करना है एवरी टॉपिक के। कई बार ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट का फेवरेट है फिजिकल ज्योग्राफी, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी को दिन रात पढ़ते रहते हैं। इंडियन ज्योग्राफी एक यूनिट है, 10 में से एक यूनिट है, कुछ लोग इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो उसके लिमिटेड आने हैं, 100 में से 10 ही क्वेश्चन आने हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरी यूनिट को यहां पे कवर करना है। आप दे सकते हैं कि दिन में अगर आप 10 घंटे की स्टडी करनी है, 10 आवर्स की स्टडी करनी है, तो एक यूनिट को 1 आवर बहुत अच्छा तरीका है। मतलब कि 10 आवर्स की स्टडी आपको करनी है तो 10 ही यूनिट है आपकी। यूनिट कितनी है आपकी? यहाँ पे 10 है,
तो एक यूनिट को पर यूनिट आप 1 आवर दे सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। 10 आवर की स्टडी डेली के डेली और 1 घंटे में 1 यूनिट रिवाइज, फास्ट रिवाइज करना है। इस टाइम आप समझ नहीं सकते, कोई नया कंसेप्ट को उठा नहीं सकते, तो यहां पे नया टॉपिक नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। 7 डेज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। आगे क्या है, थर्ड टॉपिक, ठीक है। थर्ड नंबर का अपना पॉइंट है वो ये है कि यूनिट वाइज पीवाईक्यूज करने हैं विद सॉल्यूशन। इस टाइम केवल और केवल रिवीजन का कर, एक तो टाइमिंग है, एक है आपकी पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम। एक दिन आपने रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट डे आप 10 आवर्स के स्टडी करेंगे तो 10 यूनिट के पीवाईक्यूज करना है विद सॉल्यूशन। विद सॉल्यूशन मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे, उसका एक रीजन ये है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो उसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा वास्ट रहता है, उससे आपके 2 से 3 टॉपिक और कवर हो जाते हैं या फिर कंसेप्ट और कवर हो जाते हैं। तो मोटा मोटा एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 यहाँ पे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो आपको करना है पर यूनिट, हर यूनिट का, एवरी यूनिट का, मतलब एवरी यूनिट के आपको पीवाईक्यूज, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कर लिए बाकी छूट गए, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हर यूनिट के आपको पीवाईक्यूज यहां पे लेने हैं। एवरी टॉपिक हो सके तो उस यूनिट के भी एक एक टॉपिक को भी यहां कवर करने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट यहां पे। अगला पॉइंट है आपका फोर्थ नंबर का, वो ये है कि नो, ए बिग नो टू टेस्ट एंड मॉक टेस्ट नाउ। इस टाइम यहां पे कोई भी टेस्ट देने का, टेस्ट से मेरा मीनिंग ये है कि या तो कोई पेड आपने को टेस्ट सीरीज ले रखी है या फिर आपने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसको इस टाइम नो, मतलब कि इस टाइम तो बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज नहीं दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, क्यों ऐसा, क्वेश्चन मार्क लगाएं कि आप मेरे स्टेटमेंट पे। उससे देखो, उसका मीनिंग ये है कि आप टेस्ट देंगे, माना कि कुछ टेस्ट के आपके मतलब मार्क्स के ऊपर नीचे हो गए, कोई टेस्ट का लेवल ज्यादा है, किसी टेस्ट का लेवल कम है, कोई टेस्ट आपको माना कि उसी टॉपिक से आ गया जो कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है, तो आपको क्या आएगा यहां पे, स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आएगा मतलब कि थोड़ा सा तनाव आएगा, ठीक है। वो अपने को यहां पे बिल्कुल भी नहीं लेना है, मतलब कि रेड मार्क का आपका तनाव आएगा, तो तनाव आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल नहीं लेना है। इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि आप अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे, आपने अभी तक दी होंगी, बहुत अच्छी बात है। इन 7 डेज में, जो ये 7 डेज हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और उसके बाद में पीवाईक्यूज करना है। एकदम आसान सा वाला स्टडी करना है, मतलब स्मूथली वाली स्टडी करनी है, स्ट्रेस वाली नहीं। स्ट्रेस का मतलब कोई टेस्ट देंगे आप 3 घंटे में तो एकदम, मतलब इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। 3 आवर्स बाउंड करके आप टेस्ट देंगे तो आपका दिमाग वैसे ही एकदम हाई टेम्परेचर होने लगता है। आप देखेंगे ना एग्जाम देने के जैसे ही स्टूडेंट निकल रहे तो एकदम टेम्परेचर हाई रहता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी कोई टेस्ट नहीं देना है, एकदम स्मूथली प्यार से दिमाग से गैप दे दे कि 1 घंटे पढ़े, 5 मिनट घूम सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो अपने को अभी कोई टेस्ट नहीं देना है, उससे आपका थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा। चौथा पॉइंट है ना। इसके बाद में देखते हैं यहां पे 5वें नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ये क्या लिखे हैं मैंने अपने, ज्योग्राफी की 10 यूनिट्स। ये है आपका सब्जेक्ट कौन सा, ज्योग्राफी, और उसकी यहां पे 10 यूनिट्स मैंने लिखी हुई है। कौन कौन सी है, 1 to 4 यहां पे लिखी हुई है, मैंने एकदम सीरीज वाइज ये लिखा है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी और एनवायरनमेंट, 4 यूनिट है। वो 4 यूनिट है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है चारों की चारों यूनिट। इधर की यूनिट अपन देखेंगे, ये वाली जो यूनिट है आपकी, इस तरफ आप देखेंगे तो ये यूनिट है आपकी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लस रीजनल डेवलपमेंट 6 नंबर की। 7th नंबर का आपका कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ये 3 यूनिट है आपकी, ये 3 यूनिट आपकी रिलेटेड है, मैं बोलूं इसको ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गया और ये हो गया आपका
ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद में बचता है तो ये एक मतलब अदर्स की कैटेगरी में रख दूं, या तो ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं। पूरी की पूरी ज्योग्राफी का आपका जो स्टार्टिंग है कैसे हुई, सारे के सारे ज्योग्राफी के थॉट्स है, हिस्ट्री है ज्योग्राफी की, ठीक है। जियोग्राफिकल टेक्निक्स हैं, जो भी इनोवेशन या फिर नई चीजें यहाँ पे हो रही हैं ज्योग्राफी में, वो सारी की टेक्निक्स हैं यहाँ पे। जो भी टेक्निक्स मतलब कि मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, जीआईएस है, जीपीएस है, जो भी टेक्निक्स यहाँ पे हैं वो यहाँ पे है। साथ ही साथ यहाँ पे है इंडियन ज्योग्राफी, जो कि एक रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये 3 यूनिट आपकी बच गई, मैं इनको बोल दिया अदर्स, ठीक है। 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बना ली। फिजिकल ज्योग्राफी 1 नंबर, दूसरे नंबर की है यहाँ पे कौन सी, सेकंड है आपका यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी, ये है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। थर्ड वन इज यहाँ पे अदर्स में। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को कि ये 10 यूनिट हैं, तो इन 10 में से देखो सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी का यहाँ पे प्रेफरेंस देना है इनका। इसलिए वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी की 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर आपकी कमांड फिजिकल ज्योग्राफी है तो उनको प्रेफरेंस देवे, उनको याद रखेंगे, ठीक है। तो 4 यूनिट्स हैं और वो आपको मैक्सिमम आउटपुट भी देंगी, यहाँ पे आउटपुट आपको मैक्सिमम देगी। प्रेफरेंस है, सब लोग सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्चुअल हैं, गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। फैक्चुअल चीजें यहाँ पे कम पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला प्रेफरेंस मतलब पढ़ने में या फिर अपन किसी भी चीज में अटेम्प्ट करेंगे पेपर, तो भी यही स्ट्रेटजी रखनी है आपको कि फिजिकल ज्योग्राफी आप पहले कर सकते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट पहले करें तो ये चलेगा, लेकिन जो आपका ये अदर्स वाली कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरी, ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल टेक्निक और इंडियन ज्योग्राफी, इनका सिलेबस वास्ट है। तीनों यूनिट्स का सिलेबस काफी वास्ट है। तो कहां से क्वेश्चन आएगा ये आपको आइडिया नहीं लगेगा। ज्योग्राफी का बैकग्राउंड होने की वजह से आपको टेक्निकली थोड़ा सा, मैं ऐसा एक जनरलाइज्ड व्यू बता रहा हूं, ऐसा नहीं है सबके लिए शामिल है। तो ये थोड़ा सा टेक्निक्स वाला पार्ट, ज्योग्राफिकल वाला पार्ट थोड़ा सा वीक रहता है, मतलब मैं एक जनरल व्यू बता रहा हूं, ठीक है। अब मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफिकल थॉट में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरा ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग भी रहते हैं। कौन सी बुक किसने लिखी, आप सीरीज बताइए थिंकर्स के, तो वहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। इसलिए पहला प्रेफरेंस इसका पढ़ाई करने में, रिवीजन करने में भी। सेकंड वाला प्रेफरेंस इसका, ये बहुत आसान है, आपने छोटा सिलेबस है, प्रिंसिपल्स याद कर लिए तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहां से थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये एक मैंने टेक्निक बनाई है। G1 इसको बोल दिया ग्रुप 1, G2 इसको बोल दिया ग्रुप 2, और यहां पे G3 अदर्स का आ गया, ये हो गया G3, ठीक है। 5 नंबर का टॉपिक ये था यहां से। और ये सीरीज भी ऑलरेडी एनटीए ने बना रखी है, उसी सीरीज को फॉलो करना है, फिजिकल, ह्यूमन और अदर्स। इसी हिसाब से आप रिवाइज कर सकते हैं। इनको ना करने का मैं मतलब कि प्रेफरेंस में थर्ड में प्रेफरेंस बोला है मैंने, अवॉइड करने के लिए नहीं बोला है। रिवीजन सबका करना है, सबको पढ़ना है, मैंने प्रेफरेंस बोला है क्योंकि पेपर की स्ट्रेटजी भी आप बनाएंगे, सोल्व करने की स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी जंपिंग कर सकते हैं, नो। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे उसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसलिए प्रेफरेंस मैंने बनाया है इस प्रकार से। अगर मैं यहाँ पे एरो बनाऊं तो इस प्रकार से 1 2 और 3, ये साइकिल एक बन गई। यहां से स्टार्ट करनी है साइकिल को, यूं स्टार्ट करनी है, ठीक है। 5वें नंबर का पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। 6ठे नंबर का पॉइंट यहां पे ये है कि अभी के लिए जो 7 डेज बचे हैं, आप रिवीजन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, तो उस ड्यूरेशन में, उस टाइम में आपके पास क्या होगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स निकल के आएंगे, लाजमी है, बिल्कुल आएंगे, अच्छी बात है। तो उनको क्या करना है, उन की पॉइंट्स की आपको चिट्स बनानी है। चिट्स बनाना मतलब कि आपको चीटिंग के लिए नहीं बनानी है चिट्स, ये चिट्स बनानी है आपको कब के लिए, जब एग्जाम में 2-3 डेज बच जाएंगे,
उस ड्यूरेशन में आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है तो क्या पढ़ें, कौन सी यूनिट, तो उस टाइम ये काम आएंगी चिट्स। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मेजर की पॉइंट्स, उनके चिट्स का मतलब एक पेज है, उस पेज में अपन ने छोटा छोटा बिल्कुल आसान आसान इस प्रकार से डिवाइड करके लिख लिया है ना, यहाँ पे कुछ लिख लिया, यहाँ पे कुछ लिख लिया, इस प्रकार से ये चिट बन गई। एक पेज है, ये सिंगल पेज है, ठीक है। क्या करेंगे उस चिट्स में, क्या लिखेंगे, मेजर प्रिंसिपल्स, कौन सा प्रिंसिपल किसने दिया, ठीक है, ठीक है। टेक्टोनिक, आप देखेंगे कि जो लेयर्स हैं, ठीक है, किसकी लेयर्स है, पृथ्वी की, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें कौन कौन सी यहाँ पे असंबद्धताएं देखने को मिलती है, डिसकंटिन्यूटीज देखने को मिलती हैं, उनका छोटा सा एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया, ये देखो ये डायग्राम बन गया इस प्रकार से। तो मेजर प्रिंसिपल्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी, यहाँ पे एक प्रिंसिपल। बुक्स बहुत सारी इंपॉर्टेंट है कि ये बुक्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत सारी बुक्स देखने को मिलते हैं आपको, ज्योग्राफिकल थॉट में बुक्स देखने को मिलती हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में यहाँ पे बुक्स देखने को मिलती हैं, और पूछते हैं ये बुक किसने लिखी है, इस बुक का ऑथर कौन है, उन बुक्स के नाम लिखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने हैं, कौन सा प्रिंसिपल कब आया, ठीक है, ये चीजें भी पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे मैं एग्जांपल के लिए और बताऊं डिटेल में कि जैसे ओशियनिक करंट्स है, इसका क्वेश्चन यहाँ पे 1000% आना ही आना है, 1000% होता नहीं है, फिर भी मैंने लिखा, मतलब कि 10 गुना प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं, इसका क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आएगा, 1 से 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, तीनों ओशियंस की आप ओशियनिक करंट्स बना लें, लिस्ट बना लें, ये आपकी कोल्ड करंट हो गई, ये आपकी हॉट करंट हो गई, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके 110% सही हो जाएंगे, ठीक है। ट्राइब्स का क्वेश्चन, यहाँ पे इंडिया की ट्राइब्स हैं, इंडिया की ट्राइब्स हैं और वर्ल्ड की ट्राइब्स हैं, है ना, वर्ल्ड मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की ट्राइब्स हैं, उनका क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है ट्राइब्स का क्वेश्चन, तो उसकी आप चिट बना सकते हैं, चिट बना सकते हैं। लोकल विंड्स हैं आपकी, ठीक है, चिनूक है आपका, इस प्रकार से जो हमूम है, ये सारा का सारे जो लोकल विंड्स हैं आपकी पूछी जाती हैं। ब्लिजर्ड है, अलग अलग टाइप की, कौन सी कोल्ड लोकल विंड है, कौन सी गर्म है, ये सारी की सारी आपकी पूछी जाती हैं। ब्लिजर्ड है, डॉक्टर पवन किसको कहते हैं, डॉक्टर पवन, ये सारी की सारी लोकल विंड्स आपकी पूछी जाती हैं। तो इनके शॉर्ट नोट्स, मतलब कि आपको चिट्स बनानी है, वो चिट्स आप आसानी से बनाएंगे, तो आप बिल्कुल उसको आपका, जैसे मिनरल्स हैं इंडिया के या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिनरल्स हैं यहाँ पे, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के मिनरल्स को इंपॉर्टेंट जगह को लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनको आपको करना ही पड़ेगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनाए, ये की पॉइंट आपके कब काम आएंगे, एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 to 3 डेज से पहले आपको ये रिवीजन करने में आपका पूरा का पूरा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बुक्स नहीं उठानी पड़ेंगी आपको, अपने 5 या 10 20 पेज बना लिए, जस्ट उन पेजेस को रिवाइज करना है, और उन पेजेस से 80-70% क्वेश्चन आने आएंगे। आप देखना, ये करके देखना, मेरा चैलेंज है, मैं अपन एग्जाम के बाद में फिर से मिलेंगे, ये पॉइंट आप करके देखना, बहुत बड़ा मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट ये है आपका कि देखो, बिलीव इन योरसेल्फ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप यहां पे मास्टर्स किए हुए हैं, एमए या फिर एमएससी आपने किया हुआ है, ग्रेजुएट तो है ही, मास्टर मतलब कि आप मास्टर हैं किसी एक सब्जेक्ट के, आपका लगभग आपका 22 23 24 25 साल का अनुभव है, इतना टाइम आपने दिया है किसको, एजुकेशन को, सब्जेक्ट को आपने 3 से 4-5 साल दिए हैं, तो आपको अपने आप से विश्वास नहीं उठना है, मतलब कि कॉन्फिडेंट रहना है। पेपर देखो ऐसा तो है नहीं, ज्योग्राफी का पेपर है, उसमें आपसे साइकोलॉजी या फिर कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और कॉन्फिडेंट रहते हुए पेपर को शांत दिमाग से देना है। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस और आपके जो बैक मेमोरी में कुछ फैक्ट्स पड़े रहते हैं, वो कई बार निकल के क्वेश्चन सोल्व कर देता है। स्ट्रेस में आएंगे, तनाव में आएंगे, जल्दबाजी में आएंगे, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे गलत होने के चांसेस रहेंगे।
मतलब कि खुद में विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आपने मेहनत की है। देखो, जिसने मेहनत नहीं की, ज्योग्राफी कभी बहुत कम बुक उठाई है, वो एग्जाम देने जा रहा है, उसके लिए पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो स्ट्रेस होना ही होना है। लेकिन जिन्होंने तैयारी की है, माना कि कुछ तैयारी में कमी रह गई, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, खुद में विश्वास रखें। कई बार ऐसा होता है कि कभी अपन ने 5 साल पहले कोई चीज पढ़ी, वो चीज अपनी बैक मेमोरी में रखी रहती है, क्वेश्चन सोल्व किया तो वो वहां पे अप्लाई हो जाती है। अगर लेकिन आप हड़बड़ाहट में रहेंगे तो वहां पे वो नुकसान कर जाएगा। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और जो 7 डेज बचे हैं उसमें मैं बता रहा हूं कि आप सुबह 10 मिनट प्लस इवनिंग में 10 मिनट बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 20 मिनट आपकी जिंदगी की मैं डेली मांग रहा हूं। आप थोड़ा सा योगा और मेडिटेट करें, हो सके तो आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं उसमें आप पूजा करें या फिर आस्था थोड़ी सी रखें, उससे आपका दिमाग और पॉजिटिव एनर्जी आएगा। ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये वाला पॉइंट रखा हुआ है और बहुत जरूरी है। 7th नंबर पे रखा है, इसलिए 7th नंबर आपका शुभ भी रहता है। 7 नंबर देखा जाएगा कि माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में शुभ रहता है। तो यहाँ पे ये 7 दिन आप लगभग ये योगा और मेडिटेशन जरूर करें, सुबह शाम। 10 मिनट नहीं दे पा रहे तो 7 मिनट दे दें, 7 शुभ रहता है। थोड़ा शांत दिमाग में बैठ जाएं छत पे, और डेली रूटीन अपना बनाए रखें, खाना भी टाइम पे खाएं, पानी खूब पिएं, ठीक है, और नींद भी पूरी ले। ऐसा नहीं कि रात में 2 घंटे सो रहे हैं, तो उससे आपका जो मेहनत किया आपका वो निगेट हो जाएगी, नुकसान नहीं करना है आपको, ठीक है। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पे लिखता हूं, मुझे खुद भी मोटिवेट करती हैं ये लाइन, नेवर बैक डाउन। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, पीछे नहीं मुड़ना है। तो ये नेवर बैक डाउन का मतलब ये हुआ कि हमेशा जज्बे में रहना है, कभी भी हिम्मत हार के पीछे नहीं हटना है। ये एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं है, आपका दिसंबर में भी एग्जाम है, जून में भी एग्जाम है। तो और ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा कि 6 महीने में आपकी जिंदगी कुछ तबाह हो जाएगी। इसलिए खुश रहें, मेडिटेट करें, योगा करें, कॉन्फिडेंट रहें और खुद में विश्वास भी रखें, और नेवर बैक डाउन, हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हारनी है। 7 डेज की मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। और देखा, अब मैंने यहाँ पे काफी सारे वीडियोस अपन ने अपलोड भी कर दिए हैं यूनिट वाइज, आपको कुछ पीवाईक्यूज में मैंने यहाँ पे हेल्प की है, पीवाईक्यूज को यहाँ पे सोल्व करके दिखाया है, तो आप उनको जरूर देखें टाइम निकाल के। उसके साथ ही साथ पेपर को सोल्व कैसे करना है, ठीक है, एक पेपर को अपने को सोल्व कैसे करना है, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस पे मैं 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका उसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट पहले करना है, क्या स्पीड रखनी है, कितने स्टेजेस में पेपर करना है। ऐसे नहीं कि स्टार्ट किया पहले से और 150 तक आप लगे रहे, कहां पे अटक गए, कौन सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कौन सा टेक्निकल है, कौन से क्वेश्चन छोड़ना भी है। अब 150 में 150, अब देखो कोई भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, मैं भी देने जाऊंगा पेपर तो 150 नहीं कर सकते, क्या पार्ट छोड़ना है। तो इस पे मैं एक वीडियो अब जरूर लेके जाऊंगा, वो रहेगा आपका लगभग 25 अगस्त को रहेगा, लगभग 25 अगस्त को, 24 या 25 अगस्त को या 26 अगस्त को अपना ये वाला एक सेशन रहेगा। इस सेशन को आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो यहाँ पे सबसे पॉइंट अपना आखिरी था, 7वां पॉइंट की बिलीव इन योरसेल्फ, और 7 डेज की ये स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें, खुश रहें और आराम से शांत दिमाग से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ये 7 डेज आप खूब जिएं सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। तो आज के लिए रक्षाबंधन की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आपको गुड लक भी है 7 डेज के लिए। अपन बीच बीच में डेली मिलते रहेंगे, कुछ मैराथन भी आएंगी, कुछ रिवाइज का सीरीज भी रहेगा, थ्योरी पार्ट भी रहेगा, और हाउ टू सोल्व वाली सीरीज में मैं एक सेशन जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।